नमस्कार स्टूडेंट्स, हम बात कर रहे हैं एसएससी के प्रीवियस ईयर सॉल्यूशन की। और आज के सेशन में हमने लिया है कॉमन एरर्स को, जो एसएससी सीएचएसएल टीयर 1 प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर में आ चुकी है। हम यहाँ पर सेंटेंसेस को सिंटैक्टिकली एनालाइज करेंगे, देखेंगे कि सेंटेंस की स्ट्रक्चर में कहाँ पर गलती है और किस तरह से उसे सुधारा जाना चाहिए। हम उससे रिलेटेड कॉन्सेप्ट जानेंगे। हम देखेंगे कि ओवरऑल शब्दों को मिलाकर सेंटेंस का क्या मीनिंग निकल के आ रहा है, सेंटेंस का ऑब्जेक्टिव मीनिंग क्या है। ये हमारी वीडियो का पहला सेंटेंस है। चलिए शुरू कर लेते हैं। टू हु डिड यू स्पीक लास्ट नाइट। देखिए, टू के बारे में अगर मैं बात करूं तो ये जो टू वर्ड है ये प्रीपोजिशन है। प्रीपोजिशन के फंक्शन में यूजुअली होता है। अब प्रीपोजिशन अपने बाद ऑब्जेक्ट लेते हैं। वो ऑब्जेक्ट या तो कोई नाउन होगा या कोई प्रोनाउन होगा। अब यहाँ पर ये जो लगा हुआ है प्रोनाउन तो है। हु वर्ड के बारे में अगर मैं बताना चाहूँ आपको तो हु वर्ड प्रोनाउन है और ये इंटेरोगेटिव फंक्शन में भी हो सकता है। इंटेरोगेटिव फंक्शन में मतलब इंटेरोगेट करने के लिए यूज किया जा सकता है। जैसे कि आप लिख सकते हैं हु लाइक्स हर, तो आप यहाँ पर इंटेरोगेट कर रहे हैं। हु यहाँ पर सब्जेक्ट के फंक्शन में हो गया, लाइक यहाँ पर मेन वर्ब हो गई, ट्रांजिटिव नेचर की वर्ब है, इसी वजह से उसने अपने बाद ऑब्जेक्ट लिया। इसके अलावा हु प्रोनाउन को रिलेटिव फंक्शन में भी यूज किया जा सकता है। यहाँ पर इसको रिलेटिव प्रोनाउन कहा जाता है। रिलेटिव फंक्शन में इसको कैसे यूज कर लेते हैं? रिलेटिव फंक्शन में आप यूज कर सकते हैं आई नो द पर्सन हु लाइक्स हर। ठीक है, यहाँ पर आई सब्जेक्ट हो गया, नो ट्रांजिटिव नेचर की वर्ब है, इसका ऑब्जेक्ट हो गया पर्सन। अब हु को आपने यहाँ पर लगाया है रिलेट करने के लिए हु से पहले लिखे हुए एंटीसीडेंट को सबऑर्डिनेट क्लोज से। आप द पर्सन को, ये जो सबऑर्डिनेट क्लोज लिखी गई है हु लाइक्स हर, इससे रिलेट करना चाहते थे, इसलिए आपने रिलेटिव प्रोनाउन लगाया। हु जब रिलेटिव प्रोनाउन होता है तब भी वो सब्जेक्ट के फंक्शन में ही होता है। हु को चाहे आप इंटेरोगेटिव फंक्शन में यूज करो चाहे रिलेटिव फंक्शन में यूज करो, वो सब्जेक्ट की तरह ही यूज होगा, सब्जेक्ट के फंक्शन में ही वो यूज होगा। यहां पर हमें चाहिए ऑब्जेक्ट, क्योंकि हमने लगा रखा है टू प्रीपोजिशन। प्रीपोजिशन अपने बाद ऑब्जेक्ट लेते हैं। अब हमने प्रोनाउन तो लिख दिया, लेकिन हमें ऑब्जेक्ट, एक ऐसा प्रोनाउन लिखना है जो ऑब्जेक्ट के फंक्शन में हो, और वो प्रोनाउन होता है हुम। हु का ही इन्फ्लेक्शन इसको माना जा सकता है। हुम जो वर्ड है ये प्रोनाउन है, और ये भी इंटेरोगेटिव फंक्शन में भी हो सकता है, इंटेरोगेटिव फंक्शन में भी हो सकता है। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पर मैंने लिखा हुम डज सी लाइक। यहां पर मैं इंटेरोगेट कर रहा हूं। डज यहाँ पर हमारी हेल्पिंग वर्ब हो गई, सी हमारा सब्जेक्ट हो गया, लाइक हो गई मेन वर्ब। मेन वर्ब है ट्रांजिटिव नेचर की, उसको चाहिए ऑब्जेक्ट। कहाँ है वो ऑब्जेक्ट? वो ऑब्जेक्ट लगा हुआ है शुरू में, क्योंकि WH वर्ड था तो हमने सेंटेंस की शुरुआत की इंटेरोगेटिव स्ट्रक्चर लिखने के लिए। ये हमारा ऑब्जेक्ट हो गया, इसको मैं कहूंगा इंटेरोगेटिव प्रोनाउन हूं। ये हूम रिलेटिव फंक्शन में भी हो सकता है, लेकिन रिलेटिव फंक्शन में भी अगर आप इसको देखेंगे तो भी ये ऑब्जेक्ट के फंक्शन में ही रहता है। जैसे मैंने यहाँ पर एग्जाम्पल के तौर पर लिखा आई नो द पर्सन whom सी लाइक्स। सी यहाँ पर सब्जेक्ट हो गया, यहाँ पर लाइक मेन वर्ब है, इसको ट्रांजिटिव नेचर की कंसीडर किया जाना चाहिए। यहाँ पर इसको चाहिए ऑब्जेक्ट। कहाँ है वो ऑब्जेक्ट? वो ऑब्जेक्ट लिखा हुआ है पहले रिलेटिव प्रोनाउन के रूप में। रिलेटिव प्रोनाउन लगाया गया है अपने एंटीसीडेंट को रिलेट करने के लिए। तो whom यहाँ रिलेटिव प्रोनाउन होते हुए भी ऑब्जेक्ट के फंक्शन में ही है। तो whom को आप सब्जेक्ट की तरह लिख ही नहीं सकते हैं। who को सब्जेक्ट की तरह लिखा जा सकता है, whom को आप ऑब्जेक्ट की तरह लिखते हैं। अगर आपको टू प्रीपोजिशन के बाद ऑब्जेक्ट चाहिए था तो आप who नहीं लिखेंगे, आप लिखेंगे whom। ठीक है, प्रीपोजिशन के बाद उसका ऑब्जेक्ट आ गया whom। उसके बाद लगी हुई है हेल्पिंग वर्ब। इन्वर्टेड स्ट्रक्चर है, इंटेरोगेट किया जा रहा है, क्वेश्चन मार्क यहाँ पर लगा हुआ है, इंटेरोगेटिव नेचर का सेंटेंस है। डिड यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब लगी है, यू हो गया यहाँ पर सब्जेक्ट, स्पीक आपकी मेन वर्ब है। अब मेन वर्ब चूंकि इंट्रांजिटिव नेचर की है, इंट्रांजिटिव नेचर की वर्ब अपने बाद ऑब्जेक्ट तो लेती नहीं है, लेकिन अगर हमें कोई ऑब्जेक्ट मतलब कोई नाउन या प्रोनाउन लिखना है तो हम प्रीपोजिशन लगाकर लिखेंगे, और सही प्रीपोजिशन है जो स्पीक के साथ आना चाहिए टू। तो एक्चुअली में ये वाला टू है जिससे सेंटेंस की शुरुआत की गई है।
और ये ऐसा हमें इसलिए करना पड़ा क्योंकि हम इन्वर्टेड स्ट्रक्चर को लिखना चाह रहे थे, हम इन्वर्जन का इस्तेमाल करेंगे क्योंकि हम इंटरोगेट कर रहे हैं। तो टू होम डिड यू स्पीक लास्ट नाइट, लास्ट नाइट हमारा हो गया एडवर्ब ऑफ टाइम, जिसकी वजह से सेंटेंस का जो टेंस है, वर्ब का जो टेंस है वो पास्ट में चला गया। ये हो गया 127। 128 पर बात कर लेते हैं। ठीक है, लंबा चौड़ा सेंटेंस है, आपको डराने के लिए ज्यादा शब्दों का कॉम्बिनेशन दिया गया है, लेकिन परेशान होने की जरूरत नहीं है। वर्ड टू वर्ड चलेंगे, सिंटैक्टिकल एनालाइज करेंगे। द अर्लीस्ट क्रेडिबल एविडेंस ऑफ कॉफी ड्रिंकिंग और नॉलेज ऑफ द कॉफी ट्री appears in the middle of the 15th century as evident from the accounts of अहमद अल गफार इन यमन। ठीक है, द अर्लीस्ट क्रेडिबल एविडेंस, इस फ्रेज को पहले देखेंगे। एविडेंस हमारा नाउन हो गया, क्रेडिबल एडजेक्टिव हो गया। क्रेडिबल का मतलब हो गया एबल टू बी बिलीव, एबल टू बी ट्रस्टेड, जिस पर भरोसा किया जा सके, जिस पर ट्रस्ट किया जा सके, उसको कह देंगे क्रेडिबल। गांव में हमारे कह देते हैं विश्वसनीय। द अर्लीस्ट क्रेडिबल एविडेंस एडजेक्टिव है, मैं यहाँ पे इसका मीनिंग लिखवा देता हूं, आ सकता है ये एबल टू बी बिलीव्ड और ट्रस्टेड। अर्लीस्ट ये एक दूसरा एडवर्ब के फंक्शन में लगा हुआ है। देखिए अर्ली के बारे में अगर मैं बात करूं, अर्ली जो वर्ड है एक्चुअली में आपके सेंटेंस में जो है अर्लीस्ट यहाँ पर यूज हुआ है, ये एडवर्ब नहीं एडजेक्टिव के फंक्शन में यूज हुआ है। अभी इसको क्लियर कर देता हूं। अर्ली जो वर्ड है ये एडजेक्टिव के फंक्शन में भी हो जाता है, एडजेक्टिव के पार्ट ऑफ स्पीच में भी आ जाएगा और एडवर्ब के पार्ट ऑफ स्पीच में भी आ जाएगा। इसीलिए उसकी कंपैरिजन डिग्री और सुपरलेटिव डिग्री बन सकती है, क्योंकि एडजेक्टिव और एडवर्ब की ही हम कंपैरेटिव या सुपरलेटिव डिग्री बनाते हैं। अर्ली का मीनिंग क्या होता है? एक तो अर्ली का मीनिंग हो गया बिफोर द यूजुअल और एक्सपेक्टेड या प्लान्ड टाइम। जो भी आपका एक्सपेक्टेड या प्लान्ड टाइम है, तो आपने प्लानिंग की है 8 बजे कुछ होगा, 8 बजे से पहले कुछ हो गया तो आप उसको कह देंगे अर्ली। या फिर अर्ली रिफर कर सकता है किसी पीरियड ऑफ टाइम के शुरुआत के समय, नियर द बिगिनिंग ऑफ अ पीरियड ऑफ टाइम। कोई भी एक पीरियड ऑफ टाइम है 1500 साल का, उसके शुरुआत के 10, 20, 50 सालों को आप क्या कह सकते हो? अर्ली। अर्ली से रिफर कर सकते होगा एडजेक्टिव और एडवर्ब के फंक्शन में ही, लेकिन इस तरह के मीनिंग में होगा। तो यहां पर आपके सेंटेंस में अर्ली की सुपरलेटिव डिग्री को यूज किया गया है अर्लीस्ट, और इस वाले मीनिंग में यूज किया गया है। यहां पर जिस भी पीरियड ऑफ टाइम की बात की जा रही है, जो पूरी इंफॉर्मेशन दी गई है, जिस पीरियड ऑफ टाइम से ये इंफॉर्मेशन रिलेट कर रही है, कॉफी ड्रिंकिंग का जो भी पीरियड ऑफ टाइम रहा, कब से उसकी शुरुआत की गई और अभी तक, उस पीरियड ऑफ टाइम के शुरुआत वाले समय को रिफर करने के लिए हमने अर्लीस्ट लगा दिया सुपरलेटिव डिग्री में, इसलिए हमने द आर्टिकल भी लगा रखा है। ये अर्लीस्ट भी इस एविडेंस को ही मॉडिफाई करने के लिए आया है। इस तरह से जो फ्रेज लिखी गई है आपके सामने, ये हो गई आपकी नाउन फ्रेज। नाउन फ्रेज है सब्जेक्ट के फंक्शन में। आगे चलेंगे, ऑफ हो गई प्रीपोजिशन, प्रीपोजिशन के बाद उसका ऑब्जेक्ट हो गया कॉफी ड्रिंकिंग और नॉलेज। नॉलेज नाउन है, कॉफी ड्रिंकिंग भी नाउन है। दोनों नाउन को जोड़ने के लिए हमने लगा दिया एक कोऑर्डिनेट कंजंक्शन। कोऑर्डिनेट कंजंक्शन और लगाया गया है, जो कि ऑल्टरनेट ऑप्शंस को जोड़ने के लिए, ऑल्टरनेट एंटिटीज को जोड़ने के लिए लगाया जाता है। कॉफी ड्रिंकिंग या फिर उसकी नॉलेज की बात की जा रही है, तो ऑफ प्रीपोजिशन, उस प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट हो गया आगे लिखी हुई है पूरी की पूरी फ्रेज, कॉफी ड्रिंकिंग और नॉलेज। अब नॉलेज को फर्दर रिलेट करने के लिए कि किसकी नॉलेज की बात की जा रही है, हमने ऑफ प्रीपोजिशन लगाया और प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट हो गया कॉफी ट्री, और ये ऑफ द कॉफी ट्री इस नॉलेज के लिए क्या हो जाएगा? एडजेक्टिव फ्रेज हो जाएगी। नॉलेज क्या है? नाउन है। नॉलेज अगर नाउन है और ये प्रीपोजिशन फ्रेज नाउन के लिए लगी है, तो मैं एडजेक्टिव फ्रेज कह दूंगा। अब यहाँ पे लिखा हुआ है अपीयर्स, जो कि हमारी मेन वर्ब है। सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर था, उसके हिसाब से हमारी मेन वर्ब सही लगी है। चूंकि इंट्रांजिटिव नेचर की वर्ब है, तो इसके बाद ऑब्जेक्ट तो आएगा नहीं। आगे देख लेते हैं क्या लिखा हुआ। आगे लिखा हुआ इन द मिडिल ऑफ द 15th
सेंचुरी। 15 सेंचुरी का क्या मतलब हुआ, ये अगर आपका पीरियड ऑफ टाइम है, ये आपकी टाइम लाइन है, ये वो पॉइंट है जब आप इस सेंटेंस को कह रहे हो किसी से, ये कहीं पर आपने लिखा है यानी कि रिपोर्ट किया है। ये है 1400वां साल, ये है 1500वां साल। तो यहां से 1401 से लेके और 1500 तक या 1499 तक जितना भी ये पीरियड है, इसी को कहा जाएगा 15 सेंचुरी। इसके मिडिल की बात की जा रही है। आप सेंटेंस को बोल यहाँ रहे हो और 15 सेंचुरी के मिडिल को आपने रिपोर्ट यहाँ किया गया है, लेकिन जो आपका एक्शन है अपीयर, उसको रिलेट किया जा रहा है इस पॉइंट से। ये होता है रिलेटेड टाइम, जिससे रिलेटिव टाइम, जिससे रिलेट किया जा रहा है, ये होता है रिपोर्टिंग टाइम। तो रिलेटिव टाइम तो पास्ट का हो गया, अगर पास्ट का हो गया तो यहाँ पर एपियर्स गलत हो गया, यहाँ पर लिखा जाना चाहिए एपियर्ड। एडवर्ब ऑफ टाइम वर्ब के टेंस को चेंज कर देते हैं। वर्ब का टेंस एडवर्ब ऑफ टाइम पर डिपेंड करता है। तो एडवर्ब ऑफ टाइम ही लिखा हुआ है ये इन प्रीपोजिशन, और प्रीपोजिशन के बाद उसका ऑब्जेक्ट, और फिर मिडिल को फर्दर बताने के लिए किसके मिडिल की बात की जा रही है, ऑफ प्रीपोजिशन लगाकर हमने उसका ऑब्जेक्ट लगा दिया। द 15th सेंचुरी, इस तरह से इन द मिडिल ऑफ द 15th सेंचुरी, ये जो पूरी प्रीपोजिशन फ्रेज हो गई, ये एडवर्ब ऑफ टाइम के फंक्शन में है। एडवर्ब ऑफ टाइम डिसाइड करता है कि वर्ब किस टेंस में जाएगी, वर्ब किस टाइम में जाएगी। तो पास्ट का टाइम था तो हमने पास्ट इंडेफिनिट कर दिया। एज, एविडेंट। देखिए, इस पूरी स्ट्रक्चर को खोलकर समझाने से पहले मैं आपको एज के बारे में बताना चाहूंगा कि एज वर्ड बच्चों को बहुत ज्यादा कंफ्यूज करके रखता है। कभी वो प्रीपोजिशन के फंक्शन में आ जाता है, कभी वो कंजंक्शन के फंक्शन में आपको दिखाई देगा, एडवर्ब भी वो हो जाता है। देख लेते हैं, ये जो एज वर्ड है, ये प्रीपोजिशन भी हो सकता है, कंजंक्शन भी हो सकता है, और एडवर्ब भी हो सकता है। जब ये प्रीपोजिशन होता है तो किसी पर्सन या किसी थिंग या किसी मशीन वगैरह के रोल, पर्पस या फंक्शन को रिफर करने के लिए यूज किया जाता है। रोल, पर्पस या फंक्शन को रिफर करने के लिए, जैसे मैं लिखूं एग्जाम्पल के तौर पर, सी वर्क्स एज अ मैनेजर। वो किसी कंपनी में है या किसी होटल वगैरह में है, तो हमने उस सी के रोल को, उसके फंक्शन को रिफर करने के लिए एज को प्रीपोजिशन की तरह यूज किया, और प्रीपोजिशन के बाद लिखा हुआ उसका ऑब्जेक्ट। एज जब कंजंक्शन के फंक्शन में होता है तो एक तो वो कोज या रीजन को रिफर करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। कुछ हुआ तो जो भी हुआ उसका क्या रीजन है, क्या कोज है, उस कोज या रीजन को रिफर करने के लिए एज को लगा देते हैं। कोज या रीजन को रिफर करने के लिए जब एज वर्ड सामने आई गया है तो इसकी पूरी कहानी खत्म कर देते हैं ना एक बार में। क्या, कितना टाइम लगेगा, 5 या 10 मिनट। लेकिन अभी अगर इसको इग्नोर कर दिया तो जीवन भर परेशान करेगा। कोज या रीजन को रिफर करने के लिए मतलब यहां पर कुछ हुआ तो जो भी हुआ उसका रीजन या उसका कोज क्या है, उसका कारण क्या है, उसको जोड़ने के लिए एज कंजंक्शन से आप जोड़ दो। ठीक है। दूसरा इसका इस्तेमाल किया जा सकता है साइमल्टेनिटी को रेफर करने के लिए, यानी कि साइमल्टेनियस एक्शन। साइमल्टेनियस का मतलब जो सेम टाइम पर हो, कुछ हो रहा है या कुछ चल रहा है, तो जिस पीरियड ऑफ टाइम में वो हुआ उसी ड्यूरेशन में कुछ और भी हुआ, तो जो कुछ और हुआ वो इसका साइमल्टेनियस एक्शन है। इस तरह की साइमल्टेनिटी को रिफर करने के लिए दूसरी वाली चीज को, दूसरा वाला एक्शन जो इस वाले एक्शन के साथ साथ हुआ, एज कंजंक्शन से जोड़ दो। इस फंक्शन में एज वाइल के सिमिलर फंक्शन में होता है, वाइल भी एक कंजंक्शन ही होता है। एज, वाइल या ड्यूरिंग द टाइम डेट, ड्यूरिंग द टाइम डेट के सिमिलर मीनिंग या फंक्शन में, सिमिलर मीनिंग या फंक्शन में होता है। राइटिंग से मेरी शिकायत रहती है, मेरे शब्दों पर ध्यान दीजिए। मैं यहां पर लिख देता हूं साइमल्टेनिटी को रिफर करने के लिए।
को रिफर करने के लिए। ठीक है, दो फंक्शन हो गए। अभी कंजंक्शन पर ही बात कर रहा हूं, जब एज को कंजंक्शन की तरह इस्तेमाल किया जाना है। तो पहला तो हो गया कोज या रीजन को रिफर करने के लिए, दूसरा हो गया साइमल्टेनिटी को रिफर करने के लिए, तीसरा हो गया इम्प्लाइड कंडीशन को। इम्प्लाइड कंडीशन को रिफर करने के लिए कोई भी ऐसी कंडीशन जो कि इम्प्लाई हो। इम्प्लाइड का मतलब जिसको डायरेक्टली ना कहा गया हो लेकिन हो। इम्प्लाइड कंडीशन को रिफर करने के लिए हम एज से जोड़कर लिख देते हैं। जैसे मैंने लिखा एग्जाम्पल, डू एज आई से। तो डू, तो ये अपने आप में एक इंपरेटिव क्लोज हो गई, ये एक इंपरेटिव क्लोज हो गई, मेन वर्ब से स्टार्ट होकर। एज यहां पर कंजंक्शन हो गया और ये हो गई हमारी वो कंडीशन, इम्प्लाइड कंडीशन जिसे हम कह रहे हैं। तो एज यहां पर कंजंक्शन के फंक्शन में जोड़ क्या रहा है, एक कंडीशन को जोड़ रहा है, और वो कंडीशन क्या है कि ये जो भी किया जाना है वो इस कंडीशन पर डिपेंड करता है। ठीक है, एक तरह से कहा जा सकता है कि एज को मैनर रिफर करने के लिए इस्तेमाल कर लिया जाता है। देखिए कैसे मैनर रिफर करने के लिए, जैसे एग्जाम्पल के तौर पर मैंने लिखा ही डिड इट एज शी एडवाइज्ड हिम। ठीक है, एक क्लोज ये हो गई, दूसरी क्लोज ये हो गई, दो क्लोजेस को जोड़ रहा है, ये सबऑर्डिनेट क्लोज हो गई और एज कंजंक्शन से इसको जोड़ा जा रहा है। अब ये जो पूरे का पूरा लिखा हुआ है एज सी एडवाइज्ड हिम, ये क्या लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है इस डिड मेन वर्ब का मैनर, कि उसने जो भी किया कैसे किया, जैसे कि उसको एडवाइस किया गया था। हिंदी में ट्रांसलेशन करने की जरूरत नहीं है, आपको समझाने के लिए मैं कभी कभार हिंदी का इस्तेमाल कर लिया करता हूं, क्योंकि हमारी जो मूल भाषा है, हमारी जो मातृभाषा है वो हिंदी है। मैं नॉर्थ इंडिया की बात कर रहा हूँ। He did it as she advised him। तो ये जो पूरा का पूरी क्लोज लिखी हुई है, मैं इसको कह सकता हूं एडवर्ब ऑफ मैनर क्लोज। ठीक है, एज यहां पर क्या हो गया, कंजंक्शन। ये चार फंक्शन में जो है एज मूल रूप से कंजंक्शन के फंक्शन में आ जाता है। वो एडवर्ब के फंक्शन में आता है तो किस तरह से इस्तेमाल होता है, एज जब एडवर्ब होता है तो सबसे पहला फंक्शन तो उसका यह है कि वो डिग्रीज के कंपैरिजन को करने के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। अगर आपके पास दो एडजेक्टिव हैं, दो एडवर्ब हैं और आप उनकी डिग्रीज की कंपैरिजन करना चाहते हैं, कंपेयर करना चाहते हैं, तो आप एज को इस्तेमाल कर सकते हैं। डिग्रीज के, मैं रूल तो लिखाता नहीं हूं, मुझे याद भी नहीं होता है, ऐसी टूटी फूटी भाषा में अगर कुछ लिखा देता हूं तो उसको नोट कर लिया करो, काम आएगा। डिग्रीज के कंपैरिजन के लिए, कंपैरिजन के लिए, जैसे एग्जाम्पल के तौर पर मैंने लिखा सी इज इंटेलिजेंट। ठीक है, अब एक सेंटेंस मैंने लिखा सी इज एज इंटेलिजेंट एज हर मदर। अब देखिए ये वाला जो एज है ये है एडवर्ब ऑफ डिग्री, और ये लगाया गया है इस इंटेलिजेंट के, ये जो इंटेलिजेंट एडजेक्टिव है, इस इंटेलिजेंट एडजेक्टिव की डिग्री को कंपेयर करने के लिए किससे, हर मदर की इंटेलिजेंट वाले एट्रीब्यूट की डिग्री से, और हर मदर को हमने जोड़ के लिख दिया एज प्रीपोजिशन से। तो इस तरह से सिमिली वगैरह में एज को हम यूज कर लेते हैं, यहाँ पर वो एडवर्ब डिग्री के फंक्शन में ही होता है। ये वाला एज एडवर्ब डिग्री है, इस वाले एज को आप प्रीपोजिशन कंसीडर कर लेंगे। अगर यहाँ पर कोई क्लोज होती तो मैं कंजंक्शन कंसीडर कर लेता। एक फंक्शन एज का ये हो गया एडवर्ब के रूप में। दूसरा, जब एज एडवर्ब होता है तो एज को टेम्पोरल कनेक्टिविटी के लिए भी यूज कर सकता है। टेम्पोरल मतलब रिलेटेड टू टाइम, टेम्पोरल कनेक्शन, टेम्पोरल मतलब रिलेटेड टू टाइम। कैसे किया जाता है देखिए, जैसे मैंने एग्जाम्पल के तौर पर लिखा सी लेफ्ट
सी लेफ्ट एज देन। देन क्या है, एक एडवर्ब ऑफ टाइम है और जो बताता है इस मेन वर्ब का टाइम। एडवर्ब टाइम क्या कर रहा है, एडवर्ब टाइम बता रहा है इस मेन वर्ब का टाइम कि ये वाली एक्टिविटी कब हुई। अच्छा, जब हमने ये बता दिया कि ये मेन वर्ब वाली एक्टिविटी कब हुई, तो एज को हमने क्यों इस्तेमाल किया, इस मेन वर्ब के टाइम को रेफर करने के लिए एडवर्ब टाइम हमने लगा दिया। एज को इस्तेमाल किया, एज हमने इस्तेमाल किया ये रेफर करने के लिए, ये बताने के लिए कि ये वाली एक्टिविटी एग्जैक्टली इस टाइम पर हुई। इस एग्जैक्टनेस को दिखाने के लिए, इस एग्जैक्टनेस को दिखाने के लिए हमने एज को यहाँ पर एडवर्ब की तरह इस्तेमाल किया। तो एज इस तरह से एडवर्ब की तरह इस्तेमाल हो जाता है वर्ब और एडवर्ब के बीच में टेम्पोरल कनेक्शन को रिफर करने के लिए कि ये वाला जो काम हुआ एग्जैक्टली इस टाइम पर हुआ। ठीक है, इस तरह की आपको फ्रेज मिल जाएंगी, एज नाउ, एज सून, एज देन, एज बिफोर। तो यहां पर ये जो एज है एडवर्ब के फंक्शन में है और टेम्पोरल कनेक्शन को रिफर करने के लिए, उस एग्जैक्टनेस को बताने के लिए कि एग्जैक्टली इसी टाइम पर ये चीजें हुई हैं। ये इसका दूसरा फंक्शन हो गया। अच्छा, एज का एक फंक्शन ऐसा है जो स्टूडेंट्स को बहुत ज्यादा कंफ्यूज करता है। अब मैं इसको तीसरा लिखवाऊं या कैसे लिखवाऊं, क्योंकि मैं कह नहीं सकता एज इस फंक्शन में एडवर्ब है या कंजंक्शन है, प्रीपोजिशन है, मुझे खोल के दिखाना पड़ेगा। तो इसको ना ऐसे करके स्टार बना के जो है नोट कर लेना, अगर आप नोट्स बना रहे हो तो। बाकी तो सभी कुछ स्टार है। तो मैंने एक सेंटेंस ये लिखा, सी परफॉर्म्ड एज एक्सपेक्टेड। सी यहां पर सब्जेक्ट हो गया, परफॉर्म यहां पर मेन वर्ब हो गई जो कि इंट्रांजिटिवली यहां पर यूज हुई है, तो ऑब्जेक्ट वगैरह तो कुछ लेगी नहीं, छोड़ दो। एक्सपेक्टेड की अगर मैं बात करूं तो ये वर्ब की थर्ड फॉर्म है और आपको पता है वर्ब की थर्ड फॉर्म पास्ट पार्टिसिपल की तरह इस्तेमाल हो जाती है और पास्ट पार्टिसिपल होते हैं एडजेक्टिव। और एज यहां पर क्या है, यही तो हमें चेक करना है। हालांकि एज एक्सपेक्टेड की अगर मैं बात करूं तो सेंटेंस के ऑब्जेक्टिव स्ट्रक्चर से या सिंटेक्स से या मीनिंग से आपको अंदाजे से पता लग रहा होगा ये जो एज एक्सपेक्टेड, ये जो पूरी की पूरी फ्रेज है, ये एडवर्ब मैनर के फंक्शन में आती हुई दिखाई पड़ती है। ये क्यों लगाई गई है, इस परफॉर्म के मैनर को रिफर करने के लिए। सी परफॉर्म्ड हाउ एज एक्सपेक्टेड। तो एज एक्सपेक्टेड पूरी की पूरी फ्रेज एडवर्ब मैनर के फंक्शन में है। इस वर्ब के परफॉर्म के मैनर को रिफर करने के लिए इसको लगाया गया है। अब ये वाला जो फंक्शन है यहाँ पर ये जो एज का फंक्शन है ये सबसे ज्यादा कंफ्यूजिंग है। एज एक्सपेक्टेड फ्रेज को तो एडवर्ब मैनर कंसीडर किया जा सकता है उसके फंक्शन देखकर, उसका मीनिंग समझकर, लेकिन यहाँ एज खुद किस फंक्शन में है, ये जो वर्ड है एज, ये किस फंक्शन में है, इसका पार्ट ऑफ स्पीच क्या है, इसका रोल क्या है यहाँ पर। क्या ये प्रीपोजिशन है? अगर एज को यहाँ प्रीपोजिशन कंसीडर करोगे तो इसके बाद होना चाहिए ऑब्जेक्ट जो कि नाउन या प्रोनाउन होना चाहिए। यहाँ पर तो वर्ब की थर्ड फॉर्म पास्ट पार्टिसिपल लिखी है, तो प्रीपोजिशन तो एज यहाँ पर है नहीं। एज को अगर कंजंक्शन यहाँ पर कंसीडर करोगे तो कंजंक्शन के बाद आनी चाहिए क्लोज। यहाँ पर तो आपने एक वर्ड लगा रखा है, वो भी पास्ट पार्टिसिपल है, एडजेक्टिव। तो क्या एज यहाँ पर एडवर्ब के फंक्शन में है? अगर एज एडवर्ब के फंक्शन में होता तो वो एडवर्ब डिग्री होता, और एडवर्ब डिग्री एज लगाया जाता है डिग्रीज के कंपैरिजन को करने के लिए। यहां पर तो कोई कंपैरिजन का सेंस नहीं है। एक्चुअली में एज यहां पर इस तरह की स्ट्रक्चर में कंजंक्शन के फंक्शन में ही होता है, और चूंकि ये कंजंक्शन के फंक्शन में होता है तो इसके बाद लिखी होनी चाहिए थी क्लोज, और इसके बाद एज के बाद एक क्लोज लिखे होने से मतलब है यहां पर ये पूरी की पूरी क्लोज लिखी होनी चाहिए थी। यहां पर लिखा होना चाहिए था एज सी वाज एक्सपेक्टेड या एज इट वाज एक्सपेक्टेड। अब इलेप्टिकल कंस्ट्रक्शन की वजह से, यानी कि इलेप्सिस की वजह से हमने इस इट वाज या सी वाज को एलिमिनेट कर दिया। इलेप्टिकल कंस्ट्रक्शन या इलिप्सिस का कॉन्सेप्ट ये कहता है कि हम सेंटेंस की स्ट्रक्चर से उस पार्ट को एलिमिनेट कर सकते हैं
जिस पार्ट को हम सेंटेंस के कंटेक्स्ट से ही रिफर कर सकते हैं, यानी कि जिस चीज का मीनिंग लिसनर को, सुनने वाले को, पढ़ने वाले को सेंटेंस के कंटेक्स्ट से ही पता लग जाए, उसको सेंटेंस से एलिमिनेट कर दो, कोई दिक्कत नहीं है, सेंटेंस छोटा हो जाएगा, स्ट्रेट फॉरवर्ड हो जाएगा। ये एक प्रैक्टिकल थ्योरी है, ये ऐसा नहीं है कि आपको कहीं पर लिखे मिल जाएगी। तो इलिप्सिस के कॉन्सेप्ट की वजह से, इलिप्टिकल कंस्ट्रक्शन की वजह से हमने सी वाज या इट वाज को हटा दिया, क्योंकि हमें पता था ये जो एक्सपेक्टेशन की बात है हम किससे कर रहे थे, इसका सब्जेक्ट भी क्या था, सी ही था। और जब सब्जेक्ट को हटा दिया तो हमने उसके साथ यूज होने वाली वर्ब भी हटा दी, बचा क्या, पास्ट पार्टिसिपल। और ऐसा लग रहा है कि एज अब कंजंक्शन के फंक्शन में नहीं रहा, लेकिन एज एक्चुअली में कंजंक्शन के फंक्शन में ही है। उसके बाद एक क्लोज लिखी थी, सी वाज एक्सपेक्टेड, हमने दिमाग लगाया सेंटेंस को छोटा करने के लिए, सी को हटा दिया। जब सी को हटा दिया, वो इसलिए हटाया क्योंकि एक्सपेक्टेड का सब्जेक्ट भी सी है, वो उसी से एक्सपेक्ट किया जा रहा था कि वो ऐसा परफॉर्म करे। जब सब्जेक्ट सी को हटा दिया तो फिर इस वाज की भी जरूरत नहीं पड़ती दिखाई दी हमें, हमने इसको भी हटा दिया। तो एज को अगर अब इस तरह से कहीं स्ट्रक्चर में आ जाए, देखिए ऐसे लिखे हुए आते हैं, एज एविडेंट, ठीक है, एज एविडेंट फ्रॉम लिखा हुआ है, आगे फर्दर प्रीपोजिशन फ्रेज लगा दी जाती है इस एविडेंट के या एक्सपेक्टेड के मीनिंग को फर्दर मॉडिफाई करने के लिए, एज डिक्लेयर्ड बाई, ठीक है, एज स्टेटेड बाई, एज opposed to, as seen in। मतलब प्रीपोजिशन फ्रेज का आना तो डिपेंड करता है कि ये वाला आप क्या वर्ड यूज कर रहे हैं और आगे आप किस तरह के वर्ड्स को यूज कर रहे हैं, उसके हिसाब से जस्टिफाइबल सुटेबल प्रीपोजिशन आ जाएगा। लेकिन एज यहाँ किस फंक्शन में है, प्रीपोजिशन नहीं है, वो एडवर्ब नहीं है, वो है कंजंक्शन के फंक्शन में। आपको ये दिखने में आपको ये नहीं लगेगा, लेकिन स्ट्रक्चर ऐसी है, इलिप्सिस नेचर के यहाँ पर हम यूज करते हैं, इलिप्सिस कॉन्सेप्ट का हम यहाँ पर यूज करके चलते हैं, ठीक है। तो क्या लगा हुआ है, एज यहाँ पर कंजंक्शन के फंक्शन में लगा हुआ है, एविडेंट यहाँ पर आपका एडजेक्टिव हो गया, और यहाँ पर क्या इसने एलिमिनेट किया होगा, एज इट इज, एज इट इज एविडेंट, है ना। तो इट इज को यहाँ पर एलिमिनेट कर दिया गया है, इलेक्ट्रिकल कंस्ट्रक्शन की वजह से एज कंजंक्शन हो गया। उसके बाद लगा हुआ है फ्रॉम प्रीपोजिशन, प्रीपोजिशन के बाद हो गया उसका ऑब्जेक्ट अकाउंट्स। अकाउंट का क्या मतलब होता है, अकाउंट का एक मतलब तो यही हो गया जो आपका बैंक अकाउंट यूज होता है, बैंकिंग टर्म में जो यूज होता है अकाउंट, एन ऑफिशियल रिकॉर्ड, an official record of all the money of a person or company। किसी पर्सन की या किसी कंपनी की जितनी भी मनी है किसी बैंक में या कहीं पर भी, उसका ऑफिशियल रिकॉर्ड अकाउंट होता है। इसके अलावा रिपोर्ट और डिस्क्रिप्शन ऑफ एन इवेंट, कोई इवेंट हुआ है तो उस इवेंट का जो डिस्क्रिप्शन होता है, उसकी जो रिपोर्ट होती है कि ये हुआ, ऐसे हुआ, फिर इसके बाद ये हुआ, फिर आगे ये होता चला गया, इस रिपोर्ट को या इस डिस्क्रिप्शन को भी अकाउंट कह देते हैं, रिपोर्ट और डिस्क्रिप्शन ऑफ एन इवेंट। तो यहाँ पर अकाउंट को इस वाले मीनिंग में यूज किया जा रहा है, पैसे वैसे का यहाँ पर कोई मीनिंग नहीं है। फ्रॉम द अकाउंट्स ऑफ अहमद अल गफारी नीमन, ये कोई खोज करता रहे होंगे जिन्होंने एविडेंस निकाले होंगे, कॉफी ड्रिंकिंग पे इन्होंने या कॉफी ट्री पर कुछ खोज की होगी, उन्हीं को रिफर कर देगा। प्रीपोजिशन के बाद उसका ऑब्जेक्ट और अहमद अल गफार, फिर उसकी पोजीशन बताने के लिए इन प्रीपोजिशन आगे लिखा है एक बाउंडेड रीजन यमन, एक कंट्री का नाम। ये हो गया 128। आगे चल लेते हैं। एस के बारे में जो है ध्यान रखेंगे, एक बार मैं फिर से ये स्लाइड्स आपको दिखा देता हूं, ठीक है। प्रीपोजिशन के फंक्शन में हो सकता है, कंजंक्शन के फंक्शन में हो सकता है, एडवर्ब के फंक्शन में हो सकता है।
प्रीपोजिशन होगा तो रोल या पर्पस को रिफर करने के लिए, जब वो कंजंक्शन होगा तो कोज या रीजन को रिफर करने के लिए, साइमल्टेनियस एक्शन को रिफर करने के लिए, या फिर किसी इम्प्लाइड कंडीशन को रिफर करने के लिए, या मैनर को रिफर करने के लिए। जब एज एडवर्ब होगा तो डिग्रीज के कंपेरिजन के लिए इस्तेमाल होता है, टेम्पोरल कनेक्शन के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। ये एज का स्पेशल फंक्शन है। एज यहाँ पर ऐसा लगता है जैसे एडवर्ब के फंक्शन में हो, लेकिन होता वो यहाँ पर कंजंक्शन ही है। क्योंकि हमने स्ट्रक्चर से कुछ एलिमिनेट कर दिया गया है, कर देते हैं तो हमें यहाँ पर वो क्लोज नजर नहीं आती, लेकिन एज होता कंजंक्शन के फंक्शन में। वापस चलते हैं अपने अगले सेंटेंस पर। 128 हो गया, 129। ठीक है। सी रीच टू स्टेशन बेयरली ऑन टाइम। सी हमारा सब्जेक्ट हो गया, प्रोनाउन है। रीच हमारी मेन वर्ब है, जो कि ट्रांजिटिव नेचर की वर्ब है। इसके बाद तो ऑब्जेक्ट आना चाहिए, वो प्लेस जहां पे उसने रीच किया। टू प्रीपोजिशन गलत लगा रखा है। देखिए ये जो अराइव वर्ब है ये होती है इंट्रांजिटिव वर्ब, इसके बाद ऑब्जेक्ट नहीं आ सकता, हमें प्रीपोजिशन लगाना पड़ता है। अब प्रीपोजिशन वो कुछ भी आ सकता है प्लेस के हिसाब से। तो अराइव हो गई इंट्रांजिटिव नेचर की वर्ब, रीच ट्रांजिटिव है, इसके बाद सीधे प्लेस लिखा करो, ऑब्जेक्ट लिखा करो। ये है प्लेस हमारा नाउन के रूप में, ऑब्जेक्ट तो टू की तो जरूरत ही नहीं है। बेयरली हो गया एडवर्ब ऑफ टाइम, सॉरी एडवर्ब ऑफ डिग्री। ठीक है। बाई द स्मॉलेस्ट डिग्री और अमाउंट, ऑन प्रीपोजिशन और प्रीपोजिशन के बाद उसका ऑब्जेक्ट। ये हो गया एडवर्ब टाइम फ्रेज। इसको फर्दर मॉडिफाई करने के लिए एडवर्ब डिग्री लगा दी। 129 के फर्स्ट में ही आपने गलती निकाल ली थी, टू की जरूरत नहीं है, टू हटा दोगे। 130 फिर एक लंबा चौड़ा सेंटेंस आपको दिया गया है डराने के लिए, वर्ड टू वर्ड देखते हुए जाएंगे, होता कुछ नहीं है, बस आपको दिखाया जाता है कि जैसे बहुत मुश्किल है। द गोल ऑफ पर्सनल डेवलपमेंट इज टू लर्न एंड अप्लाई दैट which enable us to attain emotional well-being, understanding and effectiveness and to share this knowledge with others। ठीक है। the goal नाउन हो गया, द हो गया उसके लिए आर्टिकल, नाउन फ्रेज सब्जेक्ट के फंक्शन में होगी, ऑफ प्रीपोजिशन हो गई, प्रीपोजिशन के बाद आ गया उसका ऑब्जेक्ट पर्सनल डेवलपमेंट। डेवलपमेंट नाउन है और पर्सनल इसके लिए नाउन मॉडिफायर यानी कि एडजेक्टिव के फंक्शन में हो गया। इस प्रकार से पूरी फ्रेज पर्सनल डेवलपमेंट ऑफ प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट हो गई, और ऑफ पर्सनल डेवलपमेंट यानी कि ये प्रीपोजिशन फ्रेज गोल के लिए लगाई गई है, तो ये पूरी प्रीपोजिशन फ्रेज एडजेक्टिव फ्रेज हो गई। सिंपल बातें हैं, मैं बार बार रिपीट इसलिए किया जाता हूं क्योंकि मुझे इसी तरह से पढ़ने और पढ़ाने की आदत है। आप भी जब घर पर इस तरह से एनालाइज करेंगे तो इन चीजों को बार बार करें, ताकि एकदम से स्ट्रक्चर आपके दिमाग में छप जाए, क्लियर हो जाए कि सेंटेंस इस स्ट्रक्चर में पाए जाते हैं। द गोल ऑफ पर्सनल डेवलपमेंट इज, चूंकि द गोल सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर था, उसके बाद इज लिखा हमने। अब इज यहाँ पर क्या है, यहाँ पर ये लिंकिंग वर्ब है, लिंकिंग वर्ब के बाद लिखा गया है उसका कॉम्प्लीमेंट। कॉम्प्लीमेंट क्या है, इन्फिनेटिव, 2 + V1, और दो इन्फिनेटिव को जोड़ा है उसने एंड कंजंक्शन से। टू लर्न एंड अप्लाई, लर्न भी ट्रांजिटिव है और अप्लाई भी ट्रांजिटिव है, और इन दोनों ट्रांजिटिव वर्ब का एक ही ऑब्जेक्ट है डैट। क्योंकि एक ही ऑब्जेक्ट है तो उसको कॉमन कर दिया गया, और टू को भी कॉमन कर दिया गया। ये बिल्कुल इस वाले मैथमेटिक आपने पढ़ा होगा ना, AB + AC है तो आप क्या करते हैं, A को कॉमन ले लेते हैं और B + C कर देते हैं। उसी प्रकार से टू को कॉमन कर दिया गया, लर्न और अप्लाई को जोड़ दिया गया। चूंकि एक ही ऑब्जेक्ट था दैट, तो फिर उसको भी कॉमन कर दिया गया। ठीक है। अब ये जो विच है, ये क्या है, विच लगा हुआ है यहाँ पर रिलेटिव प्रोनाउन, जो कि लगाया गया है इस दैट को रिलेट करने के लिए। जो भी आपने लर्न किया, जो भी आपने अप्लाई किया, वो क्या है, दैट है, और वो दैट ही इनेबल करता है। लेकिन दैट तो ऑब्जेक्ट बन गया लर्न और अप्लाई का, अब वो इसका इनेबल का सब्जेक्ट तो बन नहीं सकता। तो इनेबल का सब्जेक्ट लिखने के लिए हमने क्या लिखा, विच, रिलेटिव प्रोनाउन, रिलेट करने के लिए दैट को इस रिलेटिव क्लोज में, सबऑर्डिनेट क्लोज में। विच हो क्या रहा है, विच हो रहा है सब्जेक्ट, रिलेटिव प्रोनाउन है, सब्जेक्ट है, कंजंक्शन के फंक्शन में तो आ ही गया।
अब देखेंगे तो ये जो रिलेटिव प्रोनाउन होते हैं ना, इनका अपना कोई नंबर नहीं होता, इनको ना आप सिंगुलर कह सकते हैं ना प्लूरल कह सकते हैं, इनका नंबर डिपेंड करता है इनके एंटीसीडेंट पर जिसके लिए इस्तेमाल हुए हैं। और डेट है सिंगुलर प्रोनाउन, तो डेट अगर सिंगुलर है तो विच को भी आप सिंगुलर की तरह ही ट्रीट करेंगे, और विच अगर सिंगुलर हो गया तो यहाँ पर इनेबल नहीं आएगा, यहाँ पर आएगा इनेबल्स। इनेबल का मतलब होता है टू मेक समवन एबल टू डू समथिंग। इनेबल एक वर्ब है और इसका मतलब होता है टू मेक समवन एबल टू डू समथिंग, योग्य बना देना किसी को। ENABLE, अरे यार, टू मेक someone able to do something। यहां पर ये गलती है, which enables us। enable चूंकि मेन वर्ब है हमारी, ट्रांजिटिव नेचर की वर्ब है, इसके बाद इसका ऑब्जेक्ट लिखा टू अटेन, यहाँ पर 2 + B1, ये फिर से एक इन्फिनिटिव लग गया, और ये इन्फिनिटिव लगा है इस इनेबल के पर्पस को बताने के लिए कि हम किसी को इनेबल कर रहे हैं तो क्यों कर रहे हैं। तो इसको मैं क्या कहूंगा, इस इन्फिनिटिव को मैं कहूंगा एडवर्ब ऑफ पर्पस। एडवर्ब ऑफ पर्पस या एडवर्ब ऑफ रीजन। हमारा रीजन क्या है, हमारा पर्पस क्या है किसी को इनेबल करने का। विच इनेबल्स अस टू अटेन। अटेन का मतलब होता है टू अचीव समथिंग डिफिकल्ट। ATTAIN। अटेन का मतलब हो गया, मेन वर्ब है वो, सॉरी ट्रांजिटिव नेचर की वर्ब है। अटेन का मतलब हो गया टू अचीव समथिंग डिफिकल्ट, या टू सक्सीड इन गेटिंग समथिंग, टू सक्सीड इन गेटिंग समथिंग। Which enables us to attain, ट्रांजिटिव नेचर की वर्ब है, क्या अटेन किया, उसके बाद लिखा हुआ है उसका ऑब्जेक्ट। अटेन ट्रांजिटिव नेचर की वर्ब, ट्रांजिटिव नेचर की वर्ब के बाद लिखा हुआ है उसका ऑब्जेक्ट। इमोशनल वेलबींग, अंडरस्टैंडिंग एंड इफेक्टिवनेस। ये जो तीनों के तीनों नाउन है, इफेक्टिवनेस, अंडरस्टैंडिंग और वेलबींग यानी इमोशनल वेलबींग, ये तीनों के तीनों नाउन को एंड कंजंक्शन से जोड़ा गया है। ये तीनों के तीनों नाउन ही अटेन ट्रांजिटिव वर्ब के ऑब्जेक्ट हो रहे हैं। इसी तरह से जोड़ा जाता है A, B एंड C। पहले वालों को कॉमा से और बाद वालों में एंड कंजंक्शन लगा देंगे। तो अटेन ट्रांजिटिव नेचर की वर्ब, उसका ऑब्जेक्ट हो गया इमोशनल वेलबींग, अंडरस्टैंडिंग एंड इफेक्टिवनेस। फिर एंड कंजंक्शन लगाया गया और एंड कंजंक्शन से दूसरा इन्फिनिटिव लिखा गया, यानी कि टू अटेन और टू शेयर को भी एंड कंजंक्शन से यहाँ पर जोड़ा जा रहा है। एंड कोऑर्डिनेट नेचर कंजंक्शन है वगैरह वगैरह, आपको पता है, कई बार पिछले लेक्चर्स में ये बात बता चुका हूँ। एंड कोऑर्डिनेट नेचर का कंजंक्शन है, सिमिलर रैंक की स्ट्रक्चर को जोड़ता है, इन्फिनिटिव को इन्फिनिटिव से जोड़ देगा, नाउन को नाउन से जोड़ रहा था। अब ये जो शेयर है, ये जो इन्फिनिटिव दूसरा लगाया गया है, ठीक है, ये भी एडवर्ब ऑफ रीजन है, एडवर्ब पर्पस है। इस शेयर को अगर हम देखें तो ये भी ट्रांजिटिव नेचर की वर्ब है। ट्रांजिटिव नेचर की होने की वजह से इसके बाद भी इसका ऑब्जेक्ट लिखा जाना चाहिए, और वो ऑब्जेक्ट लिखा हुआ है दिस नॉलेज। विद यहाँ पर प्रीपोजिशन हो गया, प्रीपोजिशन के बाद उसका ऑब्जेक्ट हो गया कि शेयर किसके साथ शेयर करना है, टू शेयर दिस नॉलेज विद अदर्स। तो ये विद अदर्स जो है, ये प्रीपोजिशन फ्रेज किसके लिए लगाई गई है, शेयर के लिए लगाई गई है। शेयर का मैनर बताने के लिए लगाई गई है, किस मैनर में शेयर करना है। तो 130 का कहां पर गलती, दूसरे ऑप्शन में आपने गलती निकालनी थी। बाकी सेंटेंस आप एनालाइज तो करेंगी, प्रैक्टिस तो आपको इसी तरह से करनी पड़ेगी। हर बिहेवियर अराउंड हिम वाज अ लिटिल ऑडली। ठीक है, आसान सा एक लाइन का सेंटेंस दिया हुआ है, हर बिहेवियर। हम देखो तो बिहेवियर नाउन हो गया, हर हो गया उसके लिए डिटर्मिनर, ये पूरी की पूरी नाउन फ्रेज हमारा सब्जेक्ट हो गई। अराउंड प्रीपोजिशन हो गई, और प्रीपोजिशन के बाद उसका ऑब्जेक्ट। अब ये जो प्रीपोजिशन फ्रेज है ये आई है बिहेवियर के लिए, तो मैं इसको कह दूंगा एडजेक्टिव फ्रेज। ठीक है, सब्जेक्ट तो हमारा इतना ही है, हर बिहेवियर, इसीलिए वाज लगाया गया। वाज यहाँ पर लिंकिंग नेचर की वर्ब यूज हो रही है, यानी कि मेन वर्ब है। अब लिंकिंग नेचर की वर्ब है तो उसको चाहिए अपना कॉम्प्लीमेंट। अब कॉम्प्लीमेंट अ लिटिल है या ऑडली है,
दोनों के बारे में अगर मैं बात करूं, अ लिटिल की अगर मैं बात करूं तो अ लिटिल प्रोनाउन भी हो जाएगा, प्रोनाउन के फंक्शन में भी आ जाएगा, यानी कि सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट भी बन जाएगा, डिटर्मिनर भी हो जाएगा और एडवर्ब भी हो जाएगा। जब वो प्रोनाउन होगा, अ लिटिल जब प्रोनाउन होता है तो किसी की स्मॉलेस्ट या स्मॉल अमाउंट को रिफर करता है, किसी की स्मॉल अमाउंट या स्मॉल क्वांटिटी को रिफर करता है। अ लिटिल जब डिटर्मिनर होता है तो वो किसी की स्मॉल अमाउंट या क्वांटिटी को डिटरमाइन करता है, बस इतना सा फर्क है। जैसे अ लिटिल वाटर, वाटर नाउन हो गया, अ लिटिल डिटर्मिनर हो गया, तो स्मॉल क्वांटिटी को रिफर करने के लिए। जब अ लिटिल एडवर्ब होगा तो किसी भी स्मॉल डिग्री को रिफर करेगा, ठीक है, टू अ स्मॉल डिग्री। ऑडली के बारे में अगर मैं बात करूं, एक तो यही होता है ऑड नंबर, इवन नंबर। ऑड नंबर जैसे 3 हो गया, 5 हो गया। इसके अलावा ऑड एडजेक्टिव भी हो सकता है और एडवर्ब भी हो सकता है। जब ऑड एडजेक्टिव होता है तो इसका मतलब होता है अनयूजुअल या स्ट्रेंज। जब ऑड एडवर्ब होगा तो इसी मीनिंग में जो है, सॉरी, ऑड तो एडजेक्टिव है, ऑड से एडवर्ब बनाया जा सकता है। ऑडली क्या है? एडवर्ब है। ऑडली का मतलब हो गया इन अनयूजुअल वे, इन अनयूजुअल वे और मैनर, ठीक है। ऑड आपका एडजेक्टिव है और ऑडली एडवर्ब है। ऑडली बना है ऑड से, एल वाई जोड़कर। ऑड का मतलब हो गया अनयूजुअल या स्ट्रेंज, और ऑडली का मतलब हो गया इन अनयूजुअल वे और मैनर। तो यहां पर क्या आना चाहिए? देखिए, चूंकि लिंकिंग वर्ब हमारी लगी हुई है तो यहां पर आना चाहिए एडजेक्टिव। हमें कॉम्प्लीमेंट चाहिए ना, कॉम्प्लीमेंट एडवर्ब मैनर हो नहीं सकते, कॉम्प्लीमेंट एडजेक्टिव भी हो सकते हैं, तो हमें यहाँ पर लगाना पड़ेगा ओड। अब इस ओड एडजेक्टिव को फर्दर मॉडिफाई करने के लिए हमने लगा दिया अ लिटिल को एडवर्ब के फंक्शन में। तो 131 के थर्ड ऑप्शन में गलती है। 132 को देख लेते हैं। The more energy we give to a particular thought, the greater is its power to attract its corresponding circumstance into their physical world through the law of attraction. Okay. The more energy we give to a particular thought. देखिए, the more energy, एनर्जी नाउन हो गया, the more इसके लिए एडजेक्टिव हो गया और द लग गया आर्टिकल। अच्छा, आप यहाँ पर एक ध्यान से एक चीज देखेंगे तो ये जो मोर है ना, ये कंपैरेटिव डिग्री में लगा हुआ है। क्या कंपैरेटिव डिग्री के साथ द आर्टिकल को लगाया जा सकता है क्या? आपने तो पढ़ पढ़ के रट्टा मार के या जो भी सीखा होगा, आपने ये सीखा होगा कि द आर्टिकल को सुपरलेटिव डिग्री के साथ यूज किया जाता है। क्या कंपैरेटिव डिग्री के साथ द आर्टिकल को लगाया जा सकता है? और यहां पर भी देखिए, द ग्रेटर, ग्रेटर भी क्या है? एडजेक्टिव है और कंपैरेटिव डिग्री में है, और इससे पहले द आर्टिकल को लगाया गया है। तो ये किस तरह की स्ट्रक्चर है? एक्चुअली में कंपैरेटिव डिग्री के साथ द आर्टिकल तब लगाया जा सकता है जब हम रिलेटिव इंक्रीज या डिक्रीज को दिखाना चाह रहे हो। रिलेटिव इंक्रीज या डिक्रीज को किस तरह से हम दिखाते हैं, अभी एक दो वीडियो पहले ही मैंने कॉन्सेप्ट अच्छे समझाया था, फिर से समझा देता हूं, 2 मिनट लगेंगी। जैसे मैंने एक एग्जाम्पल लिखा, द मोर यू लर्न द मोर यू अर्न। यू यहां पर सब्जेक्ट है, लर्न यहां पर मेन वर्ब है। द मोर कंपैरेटिव वर्ड है मोर, उसके साथ द आर्टिकल लगा हुआ है। उसी प्रकार से द मोर यू अर्न, यू सब्जेक्ट हो गया, अर्न मेन वर्ब हो गया। यहां पर भी कंपैरेटिव वर्ड के साथ क्या लगा हुआ है? द आर्टिकल। तो द मोर यू लर्न, द मोर यू लर्न, जितनी आपकी लर्निंग बढ़ेगी उतनी आपकी अर्निंग बढ़ेगी। द मोर यू लर्न द मोर यू अर्न, ये अगर इंक्रीज होगा तो ये भी इंक्रीज होगा, मतलब इसका इंक्रीज होना
रिलेट करता है, डिपेंड करता है इसके इंक्रीज होने पर, तो इसको कहा जाता है रिलेटिव इंक्रीज। इस तरह से रिलेटिव डिक्रीज भी दिखा सकते हैं। सेंटेंस मुझे 2-4 और लिखने पड़ेंगे, आपका टाइम और ज्यादा लगेगा, मैं लिखे देता हूँ, लो एक और लिखे देता हूँ। जिससे मैंने लिखा द मोर यू स्टडी द लेस यू फेल्ड। ठीक है, द मोर कंपैरेटिव स्ट्रक्चर है, द लेस ये भी कंपैरेटिव स्ट्रक्चर है। द मोर यू स्टडी द लेस यू फेल्ड। अगर स्टडी आपकी बढ़ेगी तो आपका फेलियर जो है कम होगा। तो ये क्या हो गया, रिलेटिव डिक्रीज हो गया, उसके इंक्रीज होने से ये डिक्रीज हो जाएगा। इस तरह के स्ट्रक्चर में हम कंपैरेटिव डिग्री के साथ द आर्टिकल लिख सकते हैं, वही यहाँ पर लिखा हुआ है। द मोर एनर्जी वी गिव टू ए पर्टिकुलर थॉट। वी यहाँ पर प्रोनाउन आएगी, सब्जेक्ट के फंक्शन में है। गिव यहाँ पर मेन वर्ब हो गई, इस ट्रांजिटिव नेचर की वर्ब को ऑब्जेक्ट चाहिए, ऑब्जेक्ट इसका शुरू में लिखा हुआ है। इसी तरह से ये स्ट्रक्चर लिखी जाती है, थोड़ा इडियोमेटिक यूसेज है कि ऑब्जेक्ट को शुरू में लिख दिया। द मोर एनर्जी वी गिव टू ए पर्टिकुलर थॉट, गिव ट्रांजिटिव वर्ब थी, उसका ऑब्जेक्ट आ गया मोर एनर्जी। फिर आगे प्रीपोजिशन, और प्रीपोजिशन के बाद उसका ऑब्जेक्ट रिसिपिएंट को रिफर करने के लिए कि हम मोर एनर्जी दे किसको रहे हैं, गिव किसको कर रहे हैं। तो जो रिसिपिएंट है उस रिसिपिएंट को रिफर करने के लिए टू प्रीपोजिशन लगा दिया। अब पर्टिकुलर थॉट, थॉट नाउन हो गई, पर्टिकुलर का मतलब स्पेसिफिक, ये एक एडजेक्टिव हो गया थॉट के लिए, और आ लग गया आर्टिकल, चूंकि कॉमन काउंटेबल थिंग को हम रिफर कर रहे हैं, का यूज कर रहे हैं। ठीक है, द मोर एनर्जी वी गिव टू ए पर्टिकुलर थॉट, यहां पर कॉमा होना चाहिए था क्योंकि ये क्लोज एंड हो रही है, या तो हमारे प्रिंट करने वालों से छूट गया होगा, या फिर जो जिस किताब से प्रिंट किया गया होगा वहां से छूट गया होगा। द ग्रेटर इज इट्स पावर। अब देखो ये यहाँ पर एक फ्रेज है, इसका भी मैंने बता दिया, रिलेटिव इंक्रीज डिक्रीज का कॉन्सेप्ट यहाँ पर लग रहा है। कंपैरेटिव नेचर की फ्रेज है, कंपैरेटिव फंक्शन में है, लेकिन ये है क्या। इज यहाँ पर लिंकिंग वर्ब लगी हुई है, इट्स पावर क्या है, सब्जेक्ट। उल्टा इन्वर्टेड स्ट्रक्चर नहीं लग रही, इन्वर्जन नहीं लग रहा, जैसे ये कॉम्प्लीमेंट हो और ये लिंकिंग वर्ब, ये सब्जेक्ट होना क्या चाहिए था, इट्स पावर इज द ग्रेटर। सब्जेक्ट लिंकिंग वर्ब कॉम्प्लीमेंट, ये कॉम्प्लीमेंट लिंकिंग वर्ब सब्जेक्ट। हाँ, उल्टी लिखी गई है स्ट्रक्चर। ठीक है, इडियोमेटिक यूसेज है, कॉम्प्लीमेंट लिंकिंग वर्ब सब्जेक्ट। द ग्रेटर इज इट्स पावर टू अट्रैक्ट, टू प्लस V1 इन्फिनिटिव लगा हुआ है, यानी कि इसके पर्पस को बताने के लिए। ठीक है, पावर के पर्पस को, मतलब कि ग्रेटर है तो क्यों है। अब अट्रैक्ट को हम देखेंगे तो ट्रांजिटिव नेचर की वर्ब है, इसका ऑब्जेक्ट हो गया। टू अट्रैक्ट इट्स करस्पॉन्डिंग सर्कमस्टांस, सर्कमस्टांस नाउन हो गया, करस्पॉन्डिंग उसके लिए हो गया एडजेक्टिव, और इट्स हो गया डिटरमिनर। अट्रैक्ट ट्रांजिटिव वर्ब का ऑब्जेक्ट हो गया इट्स करस्पॉन्डिंग सर्कमस्टांस इनटू देयर फिजिकल वर्ड। इनटू फिर से एक प्रीपोजिशन लगा हुआ है, और प्रीपोजिशन के बाद लिखा हुआ है इसका ऑब्जेक्ट देयर फिजिकल वर्ड। फिजिकल वर्ड, वर्ड हो गया नाउन, फिजिकल हो गया उसके लिए एडजेक्टिव। देयर यहाँ पर क्या कर रहा है, हमारा तो सब्जेक्ट है वो तो वी है, तो वी के हिसाब से तो अवर आना चाहिए ना, अवर वर्ड। हम रिफर कर रहे हैं वी को। मैं ये सेंटेंस अगर बोल रहा हूं तो मैं अपने साथ सबको इंक्लूड करके, सबको सब्जेक्ट मानकर ये सेंटेंस बोल रहा हूं। तो मैं अगर कोई डिटरमिनर यूज करूंगा, पॉजिटिव डिटरमिनर, तो मैं देयर क्यों यूज करूंगा, मैं तो आवर यूज करूंगा। हम, हमारा संसार, इस टाइप की बात हो रही है। इनटू आवर फिजिकल वर्ल्ड थ्रू द लॉ ऑफ अट्रैक्शन। थ्रू फिर से प्रीपोजिशन लग गई, और प्रीपोजिशन के बाद उसका ऑब्जेक्ट, द लॉ ऑफ अट्रैक्शन, ऑफ प्रीपोजिशन उसका ऑब्जेक्ट, रिलेट करने के लिए लॉ को। तो ये हो गया 132। यहीं पर गलती है, थर्ड पार्ट में दिया नहीं आएगा और आ जाएगा। करस्पॉन्डिंग का मतलब होता है रिलेटिंग, ये सिमिलर, ये रिलेटेड टू। एक्चुअली में करस्पॉन्डिंग जो है बना है करस्पॉन्ड से, CORRESPOND। करस्पॉन्ड हमारी मेन वर्ब हो गई, इसका मतलब हो गया
टू बी सिमिलर या इक्वल। इसका एक मीनिंग और आता है टू कम्युनिकेट, राइटिंग लेटर्स, एक दूसरे को लेटर लिखकर कम्युनिकेट करना, पत्राचार करना, पत्रों का, लेटर्स का आदान प्रदान करना। इसी मीनिंग को कन्वे करते हुए हमने करस्पॉन्ड से बनाई करस्पॉन्डिंग, और यहां पर इसका मतलब हो जाएगा सिमिलर या रिलेटिंग या रिलेटेड या कनेक्टेड। इसी मीनिंग में करस्पॉन्डिंग को यहाँ पर यूज किया जा रहा है। तो इसी तरह जो है आपको सेंटेंसेस को एनालाइज करना है, अपने घर में बैठकर आराम से किसी भी किताब से कर लीजिए। अगर आप एसएससी के प्रीवियस ईयर को इस तरह से एनालाइज करते हैं 200-400 सेंटेंस लगाने के बाद ही आपको जो है इंग्लिश में बहुत अच्छा कॉन्फिडेंस मिलेगा, आपकी अंडरस्टैंडिंग बहुत ज्यादा इंप्रूव हो जाएगी। मैं आपसे पहले भी कह चुका हूं कि अगर आपको किसी सेंटेंस में, किसी भी स्ट्रक्चर में, इंग्लिश में कहीं पर भी कोई भी दिक्कत है तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे बेझिझक लिख सकते हैं। मुझे बहुत खुशी होती है जब मैं आपसे इन चीजों पर डिस्कस करता हूं। आज के सेशन में इतना ही, धन्यवाद।